हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां आप इस चैनल जुड़ कर अपनी तैयारियों को और बेहतर बना सकते हैं। जहां पिछली योजनाओं के बारे में हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारे चीज़ों को जाना था, समझा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जहाँ कृषि सेक्टर पर आधारित थी और वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित थी। कृषि सेक्टर यानी जो प्राइमरी सेक्टर होता है और उद्योग जो कि सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो हमने देखा था कि किस तरह से भुखमरी को दूर करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष फोकस किया गया। उसी प्रकार जब कृषि का विकास हो गया तो सेकंड पंचवर्षीय योजना जो आई उसमें उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें सिंचाई का व्यवस्था की गई, उसके लिए कई तरह के बांध बनाए गए हैं। और जैसे कि हो गया भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, इस टाइप के जितने भी बांध थे वह पानी को संचित करने के लिए ताकि सिंचाई हो सके, उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाए गए। और सेकंड पंचवर्षीय योजना उसमें भी उद्योगों के विकास के लिए बहुत सारे मॉडल और क्या बोलते हैं जो भी तरह की संसाधन थे उसका उपयोग किया गया। और विभिन्न देशों की मदद से हमारे देश में उद्योगों की स्थापना हुई, जैसे राउरकेला, भिलाई, ये सब जितने भी उद्योग थे वह इसकी स्थापना हमारे देश में हुई। तो चलिए अब आगे देखते हैं और योजनाओं के बारे में, जो कि तीसरी, चौथी इस टाइप से होते हुए 12वीं योजनाओं तक चली। और चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की योजनाओं को और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहली और दूसरी जो योजना थी उसे बहुत ज़्यादा हमें सफलता मिली थी। तो इसके उत्साहित होकर जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमारे जो सरकार थे, वह मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना को लाने का निर्णय लिया। तो जो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वह 1961 से 1966 के बीच चली थी। जैसा कि मैंने कुछ पॉइंट को शॉर्ट लिस्टेड किया है, जो मैंने कुछ समझाने का उसका प्रयत्न करूंगा। तो चलिए देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो ये जो योजना थी तीसरी वाली, तो उसमें क्या है कि जो 1902 मतलब कि 2 युद्ध इस योजना में हमें झेलने पड़ा। जैसे कि पहला युद्ध जो था वह चीन से था और दूसरा पाकिस्तान से। तो ये दोनों युद्ध जो है हमें इसी योजना में देखने को मिलता है, जिस कारण से क्या हुआ कि इस युद्ध के कारण जो इस योजना जो थी वह असफल साबित हुई थी एक तरह से, क्योंकि इसका जो हम सोच कर रखे थे वह हमें इसमें विकास दर व लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो जैसे कि हम समझते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं युद्ध का जो प्रभाव रहा इस योजना पे वह हमें देखने को मिला और इसमें जो विकास दर था काफ़ी नीचे चला गया, जो कि अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। और इस योजना के बाद जो सरकार था थोड़ा हतोत्साहित भी हो गई थी, मतलब कि वो आज थोड़ा सा उसका जो मोरल सरकार का था डाउन हो गया था। तो इसके लिए इस योजना में थोड़ा सा योजना अवकाश भी लाया गया था, जो कि 1966 से 1969 के बीच चला था। तो इस योजना अवकाश में कुछ 3 साल का प्रोग्राम लाया गया था, 1 साल का। तो उसमें भी कुछ क्रांति वगैरह, हरित क्रांति की उत्पत्ति हुई थी तीसरी योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इस टाइप से देखें तो जो योजना थी उतनी सफल तो नहीं हुई, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत इस योजना में हो गई थी, इस योजना के लास्ट में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के लास्ट में, जो कि योजना अवकाश के समय हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं इस योजना को और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस योजना में 2 युद्ध को झेलना पड़ा और बाढ़ की मतलब सूखा की भी समस्या थी। तो इसके कारण ये जो योजना थी 1961 से 1966 के बीच, इसमें विकास दर जो था उसका लक्ष्य था 5.7%, जबकि हमके 2.8% ही हमें इसका लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जो कि काफ़ी कम था। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी या सभी पंचवर्षीय योजनाओं से सबसे कम विकास दर इसी में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे सफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना ही कहलाती है, जहाँ एक 1962 में
चीन भारत चीन का युद्ध देखने को मिला। उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध को देखने को मिला। फिर बाढ़ की समस्या थी, सूखा की समस्या थी। तो इन सब कारणों से जो थी ये तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो पाई थी। जो अब देखते हैं इसका मॉडल, आखिर ये योजना का जो मॉडल था किस पर आधारित था। तो ये योजना का जो मॉडल था वह जॉन सैंडी और सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। जॉन सैंडी और सुकुमार चक्रवर्ती पर यह योजना आधारित थी। तो जॉन सैंडी और जो सुकुमार चक्रवर्ती थे उनका मेन उद्देश्य था कि जो उद्योग और कृषि का जो विकास हो वह एक दूसरे के पूरक हो, मतलब और सहयोगी हो। मतलब कि जो अगर मान लिया कि कृषि का विकास हो तो उसका फायदा उद्योगों को भी हो, और उद्योगों का अगर उत्पादन ज्यादा होगा तो उसका फायदा देश को भी पहुंचेगा। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी हों। तो उनका यही मॉडल था कि मतलब कि कृषि और उद्योगों को साथ लेकर चलना है, जिससे कि हमारे देश का विकास तेजी से हो। तो समझ गए कि ये जो योजना थी वह जॉन सैंडी तथा सुकुमार चक्रवर्ती थे, उनके आदर्शों पर ही लागू थी। और उनका जो प्रमुख लक्ष्य क्या था, इस योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था वह था देश के संसाधनों में वृद्धि करना। संसाधन मतलब होता है रिसोर्सेज। तो इसके लिए समग्र विकास, इसमें कृषि और उद्योग दोनों का विकास हो। उसके बाद दूसरा इसका लक्ष्य था तकनीकी उन्नति प्राप्त करना। तकनीकी मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी, जितनी ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी को हम प्राप्त करेंगे, उसको अपनाएंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमें जो होगा नए नए चीज़ों को सीखेंगे और उससे हमारा क्या होगा, विकास का दर काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इस योजना में तकनीक को अपनाने की और उसको उन्नत बनाने की या प्राप्त करने की कोशिश की गई। इसके अलावा सभी क्षेत्रों के राष्ट्रीय विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना था। मतलब इस योजना में यह भी निश्चित किया गया कि जो भी भारत के लोग हैं उन सभी का विकास में सहयोग हो। तो इसलिए यह योजना का लक्ष्य भी था कि जो भी यहाँ के जो लोग हैं वह सभी को क्षेत्रीय राष्ट्रीय विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना था, क्षेत्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो लोगों को भागीदारी निश्चित करना था क्षेत्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। अब देख लेते हैं उस योजना की जुड़ी कुछ प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। तो इस योजना में जो क्या था कि अगले 15 वर्ष में क्या होने वाला है और हमारी विकास कहाँ जाएगी देश का, तो उसके बारे में पहले से ही सोच लिया गया था और उस पर काम भी शुरू हो गया था इस योजना में। कौन सी योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो अगले 15 वर्षों का जो क्या हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे उस पर अभी से ध्यान दिया गया था इस योजना में। फिर इस योजना का एक और बिंदु था क्या कि संविधान में उल्लेखित सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का रखा गया था इसमें। तो मतलब संविधान में जो भी हमारे सामाजिक लक्ष्य हैं, जैसे कि हो गया शिक्षा, हो गया स्वास्थ्य, हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सारी जो सामाजिक चीजें हैं उसको प्राप्त करने का इस योजना में रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था। फिर देखते हैं कि राष्ट्रीय आय को 5% की दर से बढ़ाना था। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण बिंदु था क्या कि जो भी हमारी राष्ट्रीय की आय है, राष्ट्र की जो आय है उसको 5% की दर से बढ़ाना था। ठीक है, तो इसी योजना में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद इस जो मतलब योजना थी इसमें ग्राम कृषि क्षेत्र पर काफी ध्यान दिया गया। इसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1963 से 64 के बीच। और फिर सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964-65 के बीच शुरू की गई थी। पशु विकास कार्यक्रम एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हर सेक्टर पर ध्यान दिया गया था, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो या फिर सामाजिक व्यवस्था हो, हर क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था इस योजना में। लेकिन युद्ध के कारण जो थी यह योजना उतनी सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, फिर क्या था, कृषि लागत आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। कृषि लागत मतलब कि कृषि में जो भी पूंजी लगता है उसका लागत कितनी हो, तो इसके लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी 1965 में। न्यूनतम समर्थन मूल्य का कॉन्सेप्ट 1965 में आया था। तो मतलब कि यह जो कंसेप्ट था कि इससे कम दाम में कोई भी सामान वस्तु मतलब सरकार खरीद सकती है, ना कोई प्राइवेट एजेंसी खरीद सकती है। मतलब कि क्या था कि इसमें किसी भी सामान का दाम वो सरकार फिक्स कर देती थी, उससे कम रेट पर कोई सामान नहीं खरीदता था।
तो ये जो कंसेप्ट है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही आया था 1965 में। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। फिर इस योजना में 1964 में यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास संस्था की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1964 में। और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कंसेप्ट कब आया था? तो 1965 में आया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद जो सामान को निर्यात करने के लिए सरकार ने प्लान बनाया था। इसके लिए क्या किया था कि कांडला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना हुई थी। ये भी कब हुआ था? 1965 में हुआ था। मतलब जो भी हम सामान को, अब हमारे देश में थोड़ा सा औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया था तो उसको थोड़ा सा बाहर भी भेजना चाह रही थी सरकार, तो इसके लिए कांडला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना हुई थी 1965 में। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और फिर ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों की स्थापना, मतलब कि उस समय शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया था थोड़ा, कि ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि देश हमारा तो नया नया आजाद हुआ था, उसमें उतना लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो ग्रामीण स्कूल के विद्यालय की स्थापना की गई थी, ग्रामीण विद्यालयों की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की कमी थी, तो इस पर भी ध्यान दिया गया और उसको पूरा करने के लिए ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना की गई थी उस समय। उसके अलावा जो मतलब कि राज्य विद्युत बोर्ड एवं राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना में की गई थी। विद्युत बोर्ड मतलब कि विद्युत की समस्या थोड़ी उसमें उतना बढ़िया नहीं थी, तो इसको सुधारने के लिए क्या हुआ? राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ उस शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया था, हाई स्कूल, इसलिए राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी स्थापना की गई थी। यानी कि जो मतलब कि जो उच्च शिक्षा का जो अधिकार था वह राज्य सरकार को दे दिया गया था, ठीक है, कि वह राज्य जो अपना जो देश का जो राज्य है वह उसको देखेंगे, उस शिक्षा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इश्यू है, ठीक है। कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। इसमें क्या था कि कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ये पहली योजना थी या आखिरी भी कह सकते हैं जिसमें कृषि में नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली थी, ठीक है, तो नेगेटिव चला गया था कृषि का जो विकास दर था। फिर इसी योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र यानी बोकारो स्टील की स्थापना कब हुई थी? इसी योजना में हुई थी। कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह पूरी तरह से सफल नहीं हुई थी एक तरह से, क्योंकि इसमें बाढ़ की भी समस्या आ गई थी, सूखा की भी समस्या थी, 2 युद्ध झेलना पड़ा था, तो इस तरह सरकार का जो मनोबल था वो पूरी तरह से टूट गया था। तो वह आगे योजना को लाने से पहले थोड़ा समय लेना चाहती थी और समझना चाहते थे कि आखिर योजना को जो कार्यान्वयन हो उसका आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए जो सरकार थी योजना अवकाश लेकर आई। योजना अवकाश मतलब कि 3 सालों का था, जो 1966 से 1969 के बीच में आया था। तो इस योजना अवकाश में क्या था कि कृषि सेक्टर पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया था और उन्नत बीजों की व्यवस्था की गई थी, उर्वरक की व्यवस्था की गई थी, टेक्नोलॉजी को थोड़ा अपनाया गया था। और इसके कारण क्या था कि योजना अवकाश के दौरान ही हरित क्रांति हमें देखने को मिलती है। इसमें बहुत ज़्यादा पैदावार गेहूं का, खासकर गेहूं के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है इस योजना में, इस योजना अवकाश के दौरान। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो योजना अवकाश आया उसमें हमें हरित क्रांति देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके बाद इस योजना में FCI की स्थापना भी हुई थी। FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब अनाजों को रखने के लिए जो उत्पादन होगा तो उसको कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करना चाहिए ना, तो करने के लिए क्या होता है? FCI की स्थापना होती है, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो कब हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, और 1965 में हुई थी। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि यह योजना जो थी 1961 से 1966 के बीच में इसकी अवधि थी और उसका विकास जो दर था वह 5.7% था। लक्ष्य था प्राप्त करने का, लेकिन कितना प्राप्त हुआ? 2.8, यानी सबसे कम दर प्राप्त हुआ। और ये योजना एक तरह पूरी तरह से असफल योजना थी सभी योजनाओं में। इसका योजना मॉडल कौन दिया था? जॉन सैंडी तथा सुषमा चक्रवर्ती जी दिए थे। इसका प्रमुख लक्ष्य था संसाधनों में वृद्धि, उद्योग और तकनीकी विकास करना, उन्नति प्राप्त करना, सभी क्षेत्रीय राष्ट्रीय विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना। एक तरह से कह सकते हैं कि ये योजना जो थी वह आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था, सच पूछे तो, क्योंकि इसमें विकास तो कृषि का भी हो गया था,
कम बेसी, और ऊपर से लोग का भी विकास हो गया था। अब सिर्फ उसमें आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त करें इस मैटर पर इस योजना में ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इस योजना में क्या था कि जो हमें दो युद्ध जो थे झेलने पड़े, भारत और पाकिस्तान और फिर भारत चीन के बीच, तो इससे हमारी कमियों को उजागर किया। तो सरकार ये समझने लगी कि थोड़ा सा हमें रक्षा क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान देना है और उसमें आत्मनिर्भर बनना है। तो इसके लिए जो क्या था कि सरकार जो है इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत की थी इसी योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो कहीं ना कहीं यह योजना सफल तो जरूर हुई, लेकिन इसमें दो चीज़ें हमें देखने को मिली। एक, इसमें हरित क्रांति की शुरुआत करा दी थी, और दूसरी जो क्या बोलते हैं मिसाइल सिस्टम भी इस योजना के में जो है शुरू हो गई थी। मिसाइल योजना प्रोग्राम जो है शुरू हो गया था। चलिए अब देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि योजना अवकाश के बाद आया था। योजना अवकाश कितना से कितना के बीच के था? 1966 से 1969 के बीच में 3 वर्ष का था योजना अवकाश। तो उसके बाद यह चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी। इसकी अवधि थी 1969 से 1974। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी। तो हम जानते हैं कि योजना आयोग का जो भी अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, और उपाध्यक्ष थे D.R. गॉडगिल। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वह ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। एक यहाँ ओपन कंसिस्टेंसी क्या होता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ओपन कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि निरंतर विकास, यानी जो विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, वह लगातार होना कि रुक रुक के। तो यह योजना उसी पर आधारित थी, ओपन कंसिस्टेंसी पर। ठीक है। इसका जो उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। मतलब आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसमें भी था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन इसमें था क्या कि स्थिरता के साथ, मतलब कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास या आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। ठीक है। इसमें प्रमुखता से आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी। फिर इसमें अधिकतम आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका मेन उद्देश्य था। फिर स्थिरता के साथ स्थायी विकास था। अभी हम बताएं कि इसका मेन उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। क्योंकि अगर मान लें कि मार्केट में उथल पुथल रहेगा तो क्या हुआ, कितना भी हम डेवलप हो जाएं फिर भी हम उस टाइप से विकसित नहीं हो पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे जितना हम चाहते हैं। इसलिए किसी चीज़ में स्थिरता होना बहुत जरूरी है, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना जो आधारित है वह स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर आधारित थी। इसका उद्देश्य भी था क्या? अधिक से अधिक हम आत्मनिर्भर बने। मतलब कि हम जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमें यह सीख देती है कि उस समय जो युद्ध भी झेलना पड़ा था और बहुत सारी समस्याओं का सामना पड़ा था, तो लोग मतलब सरकार जो चाह रहे थे कि जितना सारे क्षेत्र में हम अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे उतना ही हमारे देश को फायदा होगा, हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ेगा और हम तेजी से विकास कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें अधिकतम आत्मनिर्भरता की प्राप्ति सरकार का मेन उद्देश्य था। फिर इसका जो अनुमानित लक्ष्य था विकास दर जीडीपी का कितना था? 5.6%, और जो कि प्राप्त कितना हुआ हमें? 3.3% प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो इसमें भी जो लक्ष्य से थोड़ा सा कम प्राप्त हुआ था, हमें विकास दर देखने को मिला था। और इसमें भी कुछ प्रमुख बिंदु है, फैक्ट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या था कि जो बैंक था उस समय सार्वजनिक बैंक, उसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। तो 14 प्रमुख बैंक जो थे सार्वजनिक क्षेत्र के, उसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस बैंकों का जो पूंजीकरण था वह लगभग 50 करोड़ या उससे ज़्यादा के जो पूंजी वाले बैंक थे उसी का किया गया था। इसके अलावा स्माइलिंग बुद्धा नामक परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। ठीक है। तो स्माइलिंग बुद्धा मतलब कि परमाणु कार्यक्रम का कोड नेम था। तो यह परमाणु कार्यक्रम उसी समय चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसी समय शुरू हुआ था, किया गया था एक तरह से। फिर गरीबी हटाओ का नारा दिए थे, कौन दिए थे? इंदिरा गांधी जी दिए थे अपनी सरकार में उस समय। तो गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में ही आया था। उसके बाद आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी लागत था, मतलब कि जो भी पैसा जो था उसके लागत का 27% जो था औद्योगिक विकास,
और बिजली संयंत्र, रेल यातायात और इस सब पर खर्चा किया गया था। ऊर्जा संसाधन हो गया, खदानों पर, उद्योग यातायात पर खर्चा किया गया था। कितना परसेंट? 27%। जितना भी मतलब कि लागत है योजना का उसका 27%, और 18% कृषि पर खर्चा किया गया था। कुल लागत का, योजना का कुल लागत उसका 27% कृषि क्षेत्र में, यातायात क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, और 18% केवल कृषि पर किया गया था। जहाँ इस योजना में बहुत सारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जैसे कि कृषि लागत आयोग की स्थापना हुई, सघन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई थी इस योजना अवकाश में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। और FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाज को भंडार करने के लिए भी हुआ था, स्थापना हुआ था, FCI की स्थापना हुई थी। इसके अलावा इसमें क्या था कि इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 जो बैंक थे राष्ट्रीयकरण किया गया उनका, सार्वजनिक बैंकों का। उसके अलावा पोखरण जो परमाणु परीक्षण भी था इस योजना में देखने को मिलता है, चौथी पंचवर्षीय योजना में। जहाँ तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो कृषि का जो विकास था वह नेगेटिव में चला गया था, नकारात्मक में चला गया था। वहीं जो क्या था, इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि का 18% खर्चा किया गया था कुल लागत का। ये योजना के कुल लागत का 18% खर्चा किया गया था। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना मकसद था, लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या था, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना तो मकसद था, लेकिन स्थिरता के साथ प्राप्त करना था। ठीक है, आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली योजनाओं में, और तब तक के लिए धन्यवाद।